Good afternoon, everybody. Now, so from today onward, let's start the second part of wave optics. मैंने वेव ऑप्टिक्स का पहला पार्ट जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस समझाया था, और अब सेकेंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा डिफ्रैक्शन. देखिए, व्हाट इज बेसिक difference between interference and diffraction. In interference, we have got two coherent source, और इन दोनों कोहेरेंट सोर्स से आने वाली लाइट रे स्क्रीन पर इंटरफियर करती है, सुपरपोज करती है. एक सोर्स से आने वाली लाइट रे और दूसरी सोर्स से आने वाली लाइट रे, इन दोनों सोर्स से आने वाली लाइट रे की इलेक्ट्रिक फील्ड वह इंटरफियर कर जाती है, और उन दोनों वेव के इंटरफियर करने से वहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस बनती है, और उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहां पर स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी वेरिएशन होता है, फ्रिंज पैटर्न बनता है. दैट वाज इंटरफेरेंस. व्हाई? In diffraction, we'll have single slit. सिंगल स्लिट से आने वाली लाइट रेस, दे वुड इंटरफियर. देखिए, मैं सबसे पहले बेसिक फिनोमेना बताता हूं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेनेल. फ्रेनेल ने सबसे पहली बार डिफ्रैक्शन फिनोमेना को ऑब्जर्व करा था, देखा था, और फ्रेनेल ने ही इसमें काफी अधिक काम भी करा, और साथ में फ्रॉनहोफर ने, दोनों ने मिलकर डिफ्रैक्शन फिनोमेना पर काफी अधिक वर्क करा. लाइक इफ वी हैव गॉट अ सिंगल नैरो स्लिट, दिस इज अ सिंगल नैरो स्लिट. बहुत पतली स्लिट है. जितनी अधिक नैरो होगी, जितनी अधिक पतली होगी, उतना ही डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोमिनेंटली दिखेगा. दिस इज अ स्क्रीन. यह इसके सामने स्क्रीन है. नाउ वी हैव गॉट अ प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट. This is a plane parallel wave front. Means this is a beam of light ray. Now, what do we think? What do you think? यदि यह लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल तरीके से ट्रेवल कर रही है, और यह एक स्लिट कैसी रही होगी? ऐसी, ऐसा सीधा एक चीरा लगाया हुआ है, और इस पर लाइट रेस इस तरह से इंसिडेंट हो रही है. नाउ नॉर्मली वी वुड एक्सपेक्ट दैट यह लाइट रेस बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती चली जाएंगी, और यदि यह लाइट रे बिल्कुल पैरेलल है, इफ दिस इज अ प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट, तो यह लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरह से ट्रेवल करती चली जाएंगी, और स्क्रीन के इस जगह पर एक ब्राइटनेस दिख सकती है, और इस स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस दिखेगी उसकी विड्थ उतनी ही होना चाहिए जितनी की स्लिट की विड्थ है. We expect this. क्योंकि यह पैरेलल लाइट बीम है. बिल्कुल पैरेलल लाइट बीम जब इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो इस स्लिट से
पास होकर भी वो बिल्कुल पैरेलल ही ट्रेवल करती रहेंगी और स्क्रीन के इस जगह पर जाकर टकराना चाहिए और स्क्रीन के सिर्फ इतने ही विड्थ में ब्राइटनेस दिखनी चाहिए, इल्यूमिनेशन दिखना चाहिए। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर कोई ब्राइटनेस नहीं दिखनी चाहिए, कोई इल्यूमिनेशन नहीं दिखना चाहिए। जनरली वन वुड एक्सपेक्ट दिस फिनोमेना, बट व्हाट फ्रेनेल हैड ऑब्जर्व्ड वाज, फ्रेनेल ने यह ऑब्जर्व करा कि यह लाइट रे इस कॉर्नर पर इस तरह से बेंड हो जाती है। इस तरह से बेंड हो जाती है और बेंड होने के बाद स्क्रीन पर सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि इस पॉइंट के ऊपर भी ब्राइटनेस और इल्यूमिनेशन पैटर्न दिखने लगता है और नीचे भी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, स्क्रीन के ऊपर और नीचे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखने के बजाय एक बड़ा ही ब्यूटीफुल पैटर्न, अ वेरिएशन इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखता है और वो जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है उसका पैटर्न भी एक बड़ा खूबसूरत सा बनता हुआ दिखता है। ठीक बीच में काफी अधिक इंटेंसिटी, फिर उससे कम, फिर ज्यादा, इस तरह से स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी पैटर्न में वेरिएशन दिखने लगता है। वहां पर लाइट रे का बेंडिंग होता है और बेंडिंग होने के बाद हम क्या देखेंगे कि यह जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहीं बीच में जो है, इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री पर इंटेंसिटी मान लीजिए आई नॉट, इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री ओ पर इंटेंसिटी मान लीजिए आई नॉट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी काफी कम हो जाने के बाद जीरो तो किसी भी पॉइंट पर नहीं होती है, फिर इंटेंसिटी दोबारा बढ़ने लगती है और इंटेंसिटी दोबारा बढ़ते बढ़ते वो किसी एक पॉइंट पर लगभग आई नॉट बाय 22 होती है, रफली आई नॉट बाय 20, और फिर वहां दोबारा इंटेंसिटी कम होती है, जीरो फिर भी नहीं होती है, फिर दोबारा इंटेंसिटी बढ़ने लगती है और आगे किसी पॉइंट पर यहां इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते आई नॉट बाय 65 तक होती है। और इस तरह से इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है। स्क्रीन पर एक बड़ा खूबसूरत इंटरफेरेंस पैटर्न, एक फ्रिंज पैटर्न सा वेरिएशन इन इंटेंसिटी पैटर्न बना हुआ दिखने लगता है। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में यदि हम कहें, इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द कॉर्नर ऑफ fine slits. It's the bending of light rays at the corner of fine, narrow, single slits। इंटरफेरेंस में डबल स्लिट चाहिए होती है और डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से ही हो जाता है, एक ही स्लिट से। यह स्लिट को बहुत फाइन होना चाहिए, इट शुड बी वेरी मच नैरो। स्लिट की विड्थ जितनी कम होगी
उतना ही ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन पैटर्न है, ये उतना ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, उतना ही ज्यादा शार्प भी बनेगा और उतनी ही चौड़ी, उतना ही ज्यादा बेंडिंग होएगा. The narrow the slit is, the more is the bending of light ray. Narrow the slit width is, more is the bending of light ray. And more prominently the phenomena could be observed. यह phenomena और भी ज्यादा prominently दिखाई देगा, और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ, खूबसूरती के साथ में दिखाई देगा. और खास बात, यदि स्लिट की विड्थ कम होते होते, if it comes in the range of wavelength of light, if the width of slit decreases in the range of wavelength of light ray, तो वहां पर इंटेंसिटी का जो पैटर्न है, जो वेरिएशन है, जो ब्राइट और डार्क का वेरिएशन है, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली और क्लैरिटी के साथ में दिखाई देता है. उसका मेजरमेंट बड़ी आसानी से करा जा सकता है. When the width of the slit is such small that it's in the range of few wavelength of the light ray, then this measurement could be done very easily. सबसे आसानी से तब यह मेजर होता है, and the intensity variation would be observed prominently. अब हमें इसी फिनोमेना को समझना है. वंस अगेन, पूरे फिनोमेना को हमें सिर्फ क्वालिटेटिवली समझना है. हमें कुछ मोटी मोटी बातों को याद रखना है. हमें इस पर से कोई बहुत डिटेल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे. ध्यान रहे, इस फिनोमेना को बहुत डिटेल में आप इंजीनियरिंग में जाकर अवश्य पढ़ते हो. जब आप इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाते हो और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट एक पूरी बुक ही पढ़ते हो आप इसी फिनोमेना पर, वहां पर जाकर आप अवश्य इस पर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे. मगर एट द स्टेज ऑफ दिस 12th बोर्ड, हमें सिर्फ क्वालिटेटिवली इस फिनोमेना को समझ लेना है कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है. अब सबसे पहला यह सवाल है, हाउ कुड वी ऑब्टेन दिस सेटअप. फ्रेनेल ने और फ्रॉनहोफर ने एक सेटअप जो सजेस्ट करा, हम सबसे पहले उसे हम कहते हैं, इन दिस केस सोर्स एंड स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस. सोर्स एंड स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस. आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे पहले उस बात को हम समझेंगे. देखिए, what we do, we take a lens. हम एक लेंस लेते हैं. We take a lens. This is a lens, a convex lens. इसकी फोकल लेंथ f. Now what we do is, we place a slit or we place a point source at the focus of this lens. हम इस लेंस के फोकस पर
स्लिट रख देते हैं, सोर्स रख देते हैं, जो भी रेस अब इस सोर्स से एमिट हो रही है, ऑल दिस आर द रेस एंड दे आर बाय दिस सिंगल स्लिट। यह रखा हुआ है लेंस के फोकस पे, यह सोर्स रखा हुआ है लेंस के फोकस पे। नाउ यू कैन ऑलवेज इमेजिन, यदि इस तरह से लेंस के फोकस पर सोर्स रख दिया जाए तो सोर्स से एमिट होने वाली सारी लाइट रेस वह पैरेलल हो जाती हैं। यह सारी लाइट रेस सोर्स लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी in this manner. Now what we used to do is, इस जगह पर स्लिट, अब मैं उतनी बारीक स्लिट नहीं दिखाता हूं, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना मैं फाइनाइट विड्थ की एक स्लिट बना देता हूं। तो देखिए हमें यह स्लिट, इस लेंस से आती हुई रेस इस स्लिट से पास इस तरह से होंगी। अब हम क्या करते हैं, हियर वी पुट अनदर लेंस, हियर वी पुट अनदर लेंस, और इस लेंस के फोकल प्लेन पर दिस इज फोकल प्लेन ऑफ द लेंस, यह लेंस का फोकल प्लेन। अब जो रेस इस तरह से आ रही है वह लेंस के फोकस पर कन्वर्ज होंगी, और इन फैक्ट अभी डिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझाने के लिए हम यह बात कहेंगे कि यह जो स्लिट है, दिस स्लिट एस, इस स्लिट का एक एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव करने लगता है। इस स्लिट पर एक एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव करने लगता है, और यह सेकेंडरी वेव्स चारों तरफ रेडिएट करने लगता है। इट्स नॉट ओनली इन दिस डायरेक्शन द वेव्स वुड बी रेडिएटेड, बट it would be also in this direction. The light waves would travel. इस डायरेक्शन में भी लाइट वेव्स ट्रेवल करेंगी, और यह जो पैरेलल लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, लेंस पर इंसिडेंट हो रही हैं, ये तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज दिखा दी जो फोकस पर कन्वर्ज हो गई। हियर वी माइट बी हैविंग फोकस, मगर इस तरह से ट्रेवल करने वाली पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, दे वुड कन्वर्ज एट फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे।
और यह सभी रेस जब इधर फोकल प्लेन पर कन्वर्ज होंगी तो इस पॉइंट पर ये सारी सुपर इम्पोज कर जाएंगी, सुपरपोज कर जाएंगी, इंटरफियर कर जाएंगी। और इनके इंटरफियर करने से वहां अलग अलग कंडीशन बन सकती है। माइट बी दे में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर विथ ईच अदर, might be they may destructively interfere with each other, might be there is partially constructive, partially destructive. Now depending on the nature of interference will have intensity. अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरह से इंटरफेरेंस होएगा। किसी जगह कंस्ट्रक्टिव हो गया तो वहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और किसी जगह डिस्ट्रक्टिव हुआ तो वहां पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इस तरह से इस स्क्रीन पर जब हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी या यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखने के बजाय इस तरह से वेरिएबल इंटेंसिटी पैटर्न दिखने लगेगा। दिस इज टर्म्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सेटअप। इसे हम कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सेटअप। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, हम इन बातों को डिस्कस करते हैं और कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, मैं इस जगह पर सबसे पहले कंडीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट और फिर कंडीशन ऑफ फर्स्ट डार्क सबसे पहले समझाता हूं। उसी से हमें सबसे पहली टर्म इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। देखिए, ये जो सेटअप मैंने बनाया है यह एक तरीके से पहली बार और आखिरी बार ही बनाया है। इसके बाद तो मैं सिर्फ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करूंगा। हमेशा आपको दिमाग में यह इमेजिन करना है कि इस तरीके से वाकई में सोर्स और स्क्रीन तो फाइनाइट डिस्टेंस पर है। देखिए आप, यह सिंगल स्लिट या सोर्स और यह स्क्रीन है तो यह फाइनाइट डिस्टेंस पर, मगर इस तरह के सेटअप से यह इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सोर्स से एमिट होने वाली लाइट रे अल्टीमेटली पैरेलल हो रही है और यह पैरेलल लाइट रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई प्रतीत होंगी और यह पैरेलल लाइट रे स्लिट से पास हो रही है और फिर वापस इस लेंस के द्वारा यह कन्वर्ज होकर स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर इस लेंस के द्वारा, जो स्क्रीन फोकल प्लेन पर रखी है, इस तरह से स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर ये फिर वापस दोबारा इंटरफियर कर जा रही है, सुपर इंपोज कर जा रही है। क्योंकि हमारे पास स्लिट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट है, यह एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में स्क्रीन एंड सोर्स दे मे बी टेकन एज सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। इस तरीके से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर देखे जा सकते हैं। देखिए, as I had told you,
मैं सबसे पहले बताता हूं, जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है उस जगह पर सेंट्रल ब्राइट कैसे बनता है, उस जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे बनती है। Let's say the separation between slit, single slit and screen is capital D. Thus capital D would be equal to the focal length of that lens. This capital D would be equal to F, or the focal length of lens. कई बार यदि लेंस का फोकल लेंथ मेंशन कर दिया जाए तो आप फिर ये नहीं सोचोगे कि मैं डी को ढूंढूं, आप उसी समय फोकल लेंथ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि इस स्लिट के सामने लेंस रख दी जाती है और उस लेंस के फोकल प्लेन पर स्क्रीन रख दी जाती है, तो जो कैपिटल डी की वैल्यू होती है वो लेंस की फोकल लेंथ होती है। नाउ वी से दैट this slit width, this is slit width, let's denote it by B. हम इस स्लिट विड्थ को B से डिनोट कर देते हैं। This is the center location of that slit, यह स्लिट का टॉपमोस्ट एंड और यह स्लिट का बॉटम मोस्ट एंड। इस स्लिट से, स्लिट के सेंटर से मैंने स्क्रीन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यह पॉइंट ऑफ सिमेट्री ओ हो गया। अब सेंट्रल ब्राइट के लिए तो बिल्कुल साधारण सी वजह हम कहेंगे, स्लिट का यह जो एंड है, यह पॉइंट एक सोर्स का काम कर रहा है और यह पॉइंट भी एक सोर्स का काम कर रहा है। इधर से एमिट होने वाली लाइट वेव पॉइंट O तक पहुंचेगी स्लिट के टॉपमोस्ट पॉइंट A से, और इसी तरह से स्लिट के टॉपमोस्ट पॉइंट B से। एक वेव पॉइंट O तक पहुंचेगी। इन दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों वेव में कोई फेज डिफरेंस भी नहीं होगा। यदि कोई पाथ डिफरेंस नहीं है और कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो यह दोनों ही वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी, और इनके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करने से पॉइंट O पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड बनेगा। न केवल यह वेव, बिल्कुल इसी तरह से मैं कहता हूं, इसके नीचे इधर भी एक पॉइंट होएगा और B के ऊपर इधर भी एक पॉइंट होएगा। ये दोनों पॉइंट भी सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। इन दोनों पॉइंट से एक वेव पॉइंट O तक पहुंचेगी और इधर से भी एक वेव पॉइंट O तक पहुंचेगी। यह दोनों वेव भी कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफियर करेंगी। ये दोनों वेव भी कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफियर करेंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं होएगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होएगा।
इसी तरह से स्लिट के इधर और इधर भी 2 पॉइंट होंगे। पॉइंट ऑफ सिमेट्री के जितना ऊपर उतना ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री के नीचे 2 पॉइंट। इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। इसी तरह से इधर से और इधर से यह भी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। हम कहेंगे स्लिट को एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड कर दीजिए। इफ वी डिवाइड द स्लिट्स into exact 2 halves, then upper half of the slit would constructively interfere with lower half of the slit. इस तरीके से वहां पर स्लिट के हर एक पॉइंट से आने वाली लाइट रेस पॉइंट ओ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी। इस वजह से पॉइंट ओ पर सेंट्रल ब्राइट या मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। एट पॉइंट ऑफ सिमेट्री O will have maximum intensity called central bright. We have max intensity called central bright. अब मैं डार्क की कंडीशन बताता हूं। फर्स्ट डार्क, इधर डार्क की कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो समझो। ऊपर कहीं पर फर्स्ट डार्क बनेगा और इसी तरह से इधर कहीं पर फर्स्ट डार्क बनेगा। इधर फर्स्ट डार्क, इधर फर्स्ट डार्क। And we used to say that the width of central bright is the separation between the two first dark. ये जो दो इधर डार्क बना है और इधर डार्क बना है, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेसिंग है, ऊपर वाला फर्स्ट डार्क और नीचे वाला फर्स्ट डार्क, इन दोनों का जो स्पेसिंग है इसको हम W कहते हैं और इसे हम कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। इसे हम कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करा। इधर हमने ध्यान से देखिए इस बात। इंटरफेरेंस में हमने फ्रिंज विड्थ अलग तरीके से डिफाइन करी थी। इधर जो हम विड्थ ऑफ सेंट्रल डार्क डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट डार्क, दोनों फर्स्ट डार्क के बीच की दूरी को हम, और उसके बीच में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट बन रही है, उसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल डार्क। अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट डार्क की लोकेशन और इस फर्स्ट डार्क की कंडीशन को निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डार्क की पहले कंडीशन को समझेंगे, फिर लोकेशन को समझेंगे। यदि हमने इसकी लोकेशन को समझ लिया तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट हमारा निकल जाएगा। देखिए किस तरह से। मैं फिर एक और बार ये पूरी कंडीशन साफ कर दूंगा, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको बार बार फिगर बनाने पड़ेंगे। 2-3 बार फिगर बनवाऊंगा और जो एक्सप्रेशन है उनको लिखवा दूंगा फाइनली। देखिए